हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को डीएस इंडिविजुअल कोचिंग पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ बुक का एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। देखिए, इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। और सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए अलग अलग मेथड है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बट इस एक्सरसाइज में जो मेथड है टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसका मतलब आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे कि कैसे इस मेथड को यूज करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है। थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा दूं। देखिए, मैं दो इक्वेशन यहाँ पे लिया हूं, ठीक है। तो हमें पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं कि इन यहाँ पे कोफिशिएंट का रेशियो से हम पता कर सकते हैं कि इन दोनों का कितने सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। देखिए, पहला कंडीशन जो कि इंटरसेक्टिंग का कंडीशन है, अगर a1/a2 b1/b2 दोनों इक्वल नहीं होंगे तो वो इंटरसेक्टिंग केस होगा जहां पे इन दोनों का एक ही सॉल्यूशन होगा। अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 का रेशियो इक्वल हो गए, मतलब तीनों रेशियो अगर इक्वल हो गया तो वो कोइंसिडेंट केस हो जाएगा जहां पे इन दोनों इक्वेशंस का इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा। और अगर a1/a2 b1/b2 इक्वल हुए बट c1/c2 नॉट इक्वल हुआ, मतलब इन दोनों का ये जो रेशियो के साथ ये अगर इक्वल नहीं हुआ, तब ये दोनों पैरेलल केस में आ जाएंगे और इन दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आप लोग याद रखिए, चाहे वो कोई भी मेथड से आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करने जा रहे हैं, आप सिर्फ उसी केस में सॉल्यूशन फाइंड करेंगे जहां पे इंटरसेक्टिंग का केस आएगा। मतलब ये वाला केस, आपको दो इक्वेशन दिया रहेगा, अगर उन दोनों इक्वेशन में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, मतलब इंटरसेक्टिंग केस जहां पे एक ही सॉल्यूशन है इन दोनों का, तो उसी केस में ही आप क्या कर सकते हैं, उन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। बट ये जो दो कंडीशन है, कोइंसिडेंट जहां पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और पैरेलल जहां पे नो सॉल्यूशन, ये दो केस आएगा, तो आपको क्या करना है, बस आपको वहां पे ये मेंशन करना है कि ये केस, जैसे ये वाला केस आया तो आपको मेंशन करना होगा कि कोइंसिडेंट केस है जहां पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है, और ये वाला केस आएगा तो आप लोग लिखेंगे ये पैरेलल केस है, सो यहाँ पे इन दोनों का नो सॉल्यूशन है, ठीक है। बट जब वन सॉल्यूशन केस या इंटरसेक्टिंग केस आएगा, ये दोनों रेशियो सेम नहीं होंगे, तभी आपको ये मेथड अप्लाई करना होगा। ये मेथड नहीं, कोई भी मेथड हो, इसी केस के लिए ही खाली सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे, तो इस मेथड को कैसे सीखेंगे, इस मेथड को डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करके ही सीखेंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो आप लोग देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। बहुत इजी मेथड है और आप लोग भी आराम से सीख जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक इक्वेशन दिया है x + y = 14, अनदर इक्वेशन दिया है x - y = 4। सपोज ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो जब हम इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो मैं ही सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा आप लोग पहले चेक कर लीजिए क्या ये इंटरसेक्टिंग केस है। अगर है तो हम आगे सॉल्व करेंगे, नहीं है तो फिर हमें वो लिखना होगा कि ये कोइंसिडेंट में आ रहा है या पैरेलल में आ रहा है। चलिए देखिए, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में अगर मैं निकालूं a1/a2 तो आएगा 1/1, और अगर मैं निकालूं b1/b2 तो कितना आएगा 1/-1, ठीक है। यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 है तो 1/1 हो गया। यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट -1 है तो ये आया।
तो देखिए ये दोनों सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों किस केस में आ गया, इंटरसेक्टिंग केस में आ गया। तो यहाँ पे एक ही सोल्यूशन है, तो हम इसको अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन दोनों का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये काम आप यहीं पे भी कर सकते हैं या फिर रॉक में भी इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम यहीं पे ही कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों आया तो मैं लिखूंगा नाउ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 सोल्यूशन। ठीक है, मैं शॉर्टकट में सोल्यूशन को ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग केस है तो ये 1 सोल्यूशन है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, कोशिश कीजिए कि सिंपल इक्वेशन को लेने के लिए। चलिए ये दोनों ही इक्वेशन सिंपल है। चलिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे पहला इक्वेशन ले लेता हूं। ठीक है, नाउ x प्लस वाई इक्वल टू दिया है 14, तो आपको क्या करना होगा, आपको इधर x को सेपरेट करना होगा या y को सेपरेट करना होगा। कैसे, सपोज मैंने सोचा कि x को सेपरेट कर दूं, तो मैं क्या करूंगा, x को लेफ्ट साइड में रखूंगा, बाकी सब को राइट साइड शिफ्ट करूंगा। जैसे देखिए x के साथ यहाँ प्लस y है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस वाई। देखिए x सेपरेट हो गया। ठीक है, अगर आप चाहते तो y को भी सेपरेट कर सकते थे। तो x को जब मैंने सेपरेट कर दिया, अब इस x का वैल्यू को मैं क्या करूंगा, देखिए मैं लिया था फर्स्ट इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन में से मैंने क्या किया, x को सेपरेट किया। तो अब मैं इस x का वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा। ठीक है, तो नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, देखिए इक्वेशन 2 x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, मैं x नहीं लिखूंगा, x के बदले कितना लिखूंगा 14 माइनस वाई, तो यहां हो जाएगा 14 माइनस वाई। अगेन देखिए मैं x के लिए 14 माइनस वाई लिखा, बट ये जो इक्वेशन सेकंड है इसमें माइनस वाई भी है, तो इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन में मैंने क्या किया, x को हटा दिया, उसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया 14 माइनस वाई से, आगे माइनस वाई है मैंने लिखा और इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस वाई हो जाएगा माइनस 2y, यहाँ पे 4 है, इस 14 को मैं राइट साइड ले रहा हूं माइनस 14, तो माइनस 2y इक्वल टू हो गया कितना माइनस 10। अब माइनस 2 माइनस 10 डिवाइड होंगे तो y इक्वल टू प्लस 5 मिलेगा मुझे। ठीक है, तो देखिए मुझे y का वैल्यू मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, इस y का जो वैल्यू मिला उसको इक्वेशन 1 में y के प्लेस में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं या इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं टू फाइंड x। चलिए इक्वेशन 1 में हम रखते हैं, तो मैं यहां लिख दूं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो अब क्या करना है, इक्वेशन 1 मैंने लिखा x प्लस y का वैल्यू 5 है, तो y के प्लेस में मैं क्या रखूंगा 5, और राइट साइड में कौन है 14। अब देखिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 माइनस 5, तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 9। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूं हेंस सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5 और ब्रैकेट में 9,5। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है,
अब और एक यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए सेकंड क्वेश्चन कर दे रहा हूं, s माइनस टी इक्वल टू 3 इक्वेशन 1 और यहाँ पे s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6 है। ठीक है, तो देखिए ये तो सिंपल है इक्वेशन, बट यहाँ पे देखिए ये p अपॉन क्यू फॉर्म में है। तो आप अगर इसको सिंपल करना चाहते हो तो 3 2 का एलसीएम ले लीजिए 6 को 3 से डिवाइड कीजिए 2 आएगा, 2 को s से मल्टीप्लाई कीजिए 2s प्लस 6 को 2 से डिवाइड कीजिए 3 आएगा, 3 इंटू टी हो जाएगा 3t इक्वल टू 6, अगेन 2s प्लस 3t, 6 डिवाइड है राइट साइड शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ 36 इक्वेशन 2। इस तरह से आप क्या किए, ये एक इक्वेशन मिला और ये एक इक्वेशन मिला। अब डायरेक्टली भी इसको सेकंड इक्वेशन लेके सॉल्व कर सकते हैं, बट इसे सिंपल करने के लिए मैंने इसी फॉर्म में लाने के लिए इसको सॉल्व कर दिया। अब देखिए हम इक्वेशन 1 लेते हैं। नाउ इक्वेशन 1 जो है s माइनस टी इक्वल टू 3, तो s हो जाएगा 3 प्लस टी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 से s को सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस s का वैल्यू को कहां पे रखूंगा, इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, तो कैसे, देखिए इक्वेशन 2 क्या है, 2s, तो 2 मैं s नहीं लिखूंगा, s के बदले क्या लिखूंगा 3 प्लस टी। देखिए इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना था तो इसलिए मुझे ब्रैकेट देना होगा। ठीक है, तो इसके बाद प्लस, यहाँ पे प्लस है 3t और आगे कितना है 36। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 2 इंटू प्लस टी 2t हो जाएगा, प्लस 3t इक्वल टू 36, 2t प्लस 3t हो जाएगा 5t। देखिए ये 6 यहाँ प्लस है, राइट साइड शिफ्ट होगा माइनस हो जाएगा, 5t इक्वल हो गया 30। अब 5 को यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए लेके राइट साइड में, तो t आएगा 6। तो इस तरह से मुझे t का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस t का वैल्यू को किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके s फाइंड करना है। तो ये इक्वेशन 1 सिंपल है, तो मैं इसी इक्वेशन में लेके इसको पुट करता हूं। तो मैं यहां लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में s माइनस, मैं यहाँ t नहीं लिखूंगा, t के बदले क्या लिखूंगा 6 इक्वल टू 3, s इक्वल 3 प्लस 6, तो s इक्वल आ गया 9। तो ये हो गया आपका सल्यूशन। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं हेंस सल्यूशन इज s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6 या और 9,6। ठीक है, ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, एक इक्वेशन से किसी वेरिएबल को सेपरेट करते हैं और उसका वैल्यू दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसलिए इस मेथड को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अगेन मैं थर्ड क्वेश्चन देखिए कर रहा हूं। देखिए दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं -3 इक्वल टू 0। मैंने इसको क्यों लिखा आप अभी समझ जाएंगे। अब ये हो गया मेरे लिए इक्वेशन 1। अब दूसरा इक्वेशन दिया है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0।
सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, मैंने क्यों लिखा इसको, मैंने बताया कि आप लोग चेक कीजिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने करके दिखा दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग चेक कर लीजिएगा। मैंने नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था ये इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, तो इसमें भी मुझे पहले से पता है कि ये जो केस है इंटरसेक्टिंग नहीं है। इसका मतलब ये दो इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या, किसी भी मेथड से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्टिंग केस में नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन का एक सोल्यूशन नहीं है। देखिए मैं चेक यहाँ पे आपके लिए कर रहा हूँ। a1/a2 इक्वल टू क्या होगा, 3/9 मतलब 1/3। देख लीजिए b1/b2 क्या हो जाएगा, -1/-3। इसका मतलब 1/3। देखिए ये दो रेशियो क्या आ गए, इक्वल आ गए। ये जब नॉट इक्वल होंगे तभी इंटरसेक्टिंग केस होगा, तभी हम ये कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये दोनों इक्वल आ गया है तो हमें क्या फाइंड करना होगा, C1/C2। इससे पता चलेगा कि ये दोनों इक्वेशन कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। ठीक है, C1/C2 देख लीजिए। मुझे C1/C2 का रेशियो के लिए मैं ये जो कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, क्योंकि राइट साइड में रख के चेक नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आप करेंगे तो भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ दोनों जो है राइट साइड में है। ठीक है, चलिए यहाँ पे है -3, ये है -9, तो ये हो जाएगा 1/3। देखिए तीनों रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इस केस में ये क्या हो गया, कोइंसिडेंट। सो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो ऐसे केस को आप लोग ऐसे डील करेंगे। ठीक है, सपोज अगर ये अलग आता तो मैं यहां लिखता पैरेलल, सो नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसको आगे सॉल्व नहीं किया जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग याद रखिए, जब भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दिया है, आप चाहे रफ में या चाहे आप मेंटली इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। क्या ये इंटरसेक्टिंग केस है? अगर है तो आगे सॉल्व कर लीजिए, जैसे मैंने बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे करते हैं। अगर नहीं है, देख आपने चेक कर लिए तो आपको लिखना होगा उसको, आपको ये सब रेशियो निकालना होगा और उसके बाद आपको दिखाना होगा कि ये किस कंडीशन में आता है, जैसे मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, तो मैंने 3 क्वेश्चन कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतने ही। थैंक यू।